हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हम सारे मैक्रो इकोनॉमी की क्रोनोलॉजी की बात करेंगे। कौन से क्लासिकल है, कौन से केन्जियन है, कौन से नियो है, कौन से न्यू है, सब कुछ क्लियर करूँगी। सारे क्रोनोलॉजी मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी, तो लास्ट तक आप देखेंगे, राइट। और अगर आप यूजीसी, राइट, आप सभी पूछते हैं मैम ये क्या यूजीसी के लिए है, क्या ये डीएसएसबी के लिए है? तो इकोनॉमी कहीं भी आता है, चाहे वो पीजीटी केबीएस हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे यूपी हो, कोई भी हो, चाहे यूजीसी नेट हो, इकोनॉमी कहीं भी आएगा तो क्रोनोलॉजी आएंगे और आपको पता होना चाहिए। ए टू जेड मैं आपको बताऊंगी, अंत तक यहाँ तक बने रहिएगा। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझना है इकोनॉमी से रिलेटेड, राइट, या टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी समझना है, तो ये जो यूट्यूब चैनल है मेरा वो हेल्पफुल होने वाला है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ सारे अपडेट्स वहाँ पर मिलते हैं। तो एक स्टूडेंट नोट करेंगे, आप अपने नोटबुक निकालेंगे, उसमें सारे ये क्रोनोलॉजी खुद के हाथ से लिखेंगे, बार बार लिखेंगे ताकि आपको ये लर्न हो जाए। तो चलिए बहुत बात नहीं करते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आए, ओके। मैक्रो इकोनॉमी, अब हम सिर्फ मैक्रो की बात कर रहे हैं, जब इंटरनेशनल की बात करेंगे तो वहाँ इकोनॉमिस्ट चेंज हो गए हैं, ओके स्टूडेंट। जब माइक्रो की बात करेंगे तो वहाँ इकोनॉमिस्ट अलग है, तो सबको मिक्स नहीं करना है। आज जो हम बात करेंगे वो है मैक्रो इकोनॉमी, और मैक्रो से सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। इनकी फोटो आप देख रहे हैं, ये कौन कौन है, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कब से कब तक स्टार्ट हुए, तो यहाँ पर लेट 18 और अर्ली 19 तक रहे, मतलब टिल 1929 तक रहे, जब तक यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन नहीं आया। जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फेल हो गए, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनके फेल होने के बाद कौन से इकोनॉमिस्ट आए। तो इनिशियल अगर हम बात करें तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट 18 सेंचुरी से स्टार्ट हुए और मिड 19 सेंचुरी तक रहे, ओके। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे सबसे ज़्यादा फेमस थे वो एडम स्मिथ थे, राइट, जेबी से थे, रिकार्डो थे, ओके, रॉबर्ट माल्थस और जेबी मिल्स, ओके, जेएस मिल्स, ओके, जेएस मिल्स, ये सारे आपको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के नाम से आप जानते हैं। तो याद रखिएगा ये सारे इकोनॉमिस्ट कौन है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जो कि 18 और 19 के बीच में रहे। अगर हम एडम स्मिथ की बात करें तो इन्होंने जो बुक लिखी थी उनका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में लिखी थी। और क्लासिकल, जो क्लासिकल वर्ड है स्टूडेंट, उन्होंने किसने ओरिजिनेट किया था, तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने किया था, ओके। याद रखिएगा क्लासिकल वर्ड जो है यहाँ पर ओरिजिनेट मतलब लेके आए थे कार्ल मार्क्स, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीज़ याद रखिएगा। अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट किस चीज़ पे बिलीव करते थे, पूरी बात नहीं बताऊंगी यहाँ पर, सिर्फ हम बात करेंगे इनकी थ्योरी, हम अभी जो भी क्लासेस करेंगे उसमें हम करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं पूरी थ्योरी नहीं बताऊंगी, सिर्फ नाम बता रही हूँ, ओके। तो ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इनका मानना था फ्लेक्सिबल प्राइस होता है, वेज होता है, इंटरेस्ट रेट, सब कुछ फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, जिसको हम लेज़र फेयर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एडम स्मिथ ने थ्योरी को ओरिजिनेट किया, मतलब इन्वेंट किया। ये बोलते थे सेल्फ रेगुलेटेड मार्केट होती है, मतलब अपने आप चलता है, किसी को यहाँ पर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, लेज़र फेयर इकोनॉमी के नाम से हम जानते हैं। इनविजिबल है, बहुत ज़्यादा अपने आप हो रहा है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करी थी, फ्री ट्रेड की बात करी थी, फ्री मार्केट की बात करी थी, लेज़र फेयर की बात करी थी। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि क्या क्या बात करी थी। सिर्फ हम यहाँ पर एम्फसाइज करेंगे किस किस वर्ड पे इन लोगों ने काम किया था, ओके।
आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो रिकार्डो की जो बुक थी स्टूडेंट, वो 1817 में उन्होंने जो बुक का नाम दिया था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। और सारी बुक्स भी मैं एक लेक्चर में लेके आऊँगी, तो सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया है। ओके, बुक्स भी मैं लेके आऊँगी। फिर जेएस मिल की जो उन्होंने जो बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से लिखी थी, जो कि 1848 में लिखी थी, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात करी, कब से कब हुआ, क्या हुआ, राइट। बीइंग अ स्टूडेंट तो आपको बहुत इनके डेप्थ में इनकी बुक्स पढ़नी चाहिए। मान लीजिए सारी बुक्स आप पढ़ लीजिए, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के बारे में इतना जाने। और जानना है तो बुक्स पढ़े, राइट, उसमें और डेप्थ में जाना है, इनकी बुक्स पढ़े तो और भी डेप्थ में जानेंगे। यहाँ तक आपको मालूम हो गया। फिर देखिए स्टूडेंट, क्लासिकल के बाद नियो क्लासिकल आए। ओके, नियो क्लासिकल आए, इनको न्यू से कंफ्यूज नहीं होना, मैं लिख भी नहीं रही हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाएगा। नियो क्लासिकल आए। ओके, क्लासिकल के बाद नियो, NEO वाले, ओके, NEO वाले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आए। ये कौन कौन थे? तो जो फाउंडर थे ना नियो क्लासिकल के, वो मार्शल थे। ओके, मार्शल नियो क्लासिकल के, जो कि अराउंड 1900 में एमर्ज हुए थे, राइट। मार्शल जो हैं वो फाउंडर ऑफ नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं। इन्होंने मार्जिनल एनालिसिस को डेवलप किया था। इनकी जो बुक थी वो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी थी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। वैसे ही लियोन वॉलरस की थ्योरी पढ़ी होगी आपने, जनरल इक्विलिब्रियम, मतलब इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम होता है, सब कुछ होता है, पार्शियल नहीं है, जनरल है, राइट। ओवरऑल की बात करी थी, पार्शियल नहीं करी थी। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा मार्शल जो कि फाउंडर ऑफ नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, उसके बाद वॉलरस भी नियो क्लासिकल हैं जिन्होंने जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी दी थी। फिर WS जिवॉन्स के नाम भी आप सुनते हैं, इन्होंने, ये भी नियो क्लासिकल की इन नाम से जानते हैं इनको, इन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी को थ्योरी को डेवलप किया था। ओके, नियो क्लासिकल अजम्पशन जो है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, इनके द्वारा ही स्टार्टिंग में दिया गया था, जिवॉन्स के द्वारा। ओके, यहाँ पर विलियम स्टेंगले जिवॉन्स का नाम याद रखिएगा। तो वॉलरस हो गए, स्टेंगले हो गए, और ये मैग्नर भी याद रखिएगा, सब क्या है, नियो क्लासिकल। तो बेसिकली मार्शल आप देखते हैं, वॉलरस देखते हैं, तो ये नियो क्लासिकल जो कि अराउंड 1900 में अमर्ज हुए थे आफ्टर क्लासिकल। ओके, क्लासिकल। इनकी क्या मानना था? इनका नाम मानना था रैशनैलिटी पे, ये फोकस करते थे। मार्जिनल एनालिसिस ये क्या है, कैसे है, हम थ्योरीज में पढ़ेंगे, बट हम एम्फसाइज, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियोस हो जाएगी। ओके, उसके बाद इक्विलिब्रियम, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के बाद बात करी थी, यूटिलिटी थ्योरी के बाद बात करी थी, और एफिशिएंसी की बात करी थी, मार्केट एफिशिएंसी। ओके, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करी थी इन लोगों ने, नियो क्लासिकल। ओके, क्या है, नियो क्लासिकल कौन कौन से यहाँ पर आपने याद रखना है। अब चलते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट 1929 में डिप्रेशन हुआ था। हुआ क्या था, इनका मानना था कि सब कुछ अपने आप क्या हो जाता है, बेटर हो जाती इकोनॉमी में, किसी को इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, इकोनॉमी अपने आप सही हो जाता है, ये क्लासिकल मानते थे। बट जब डिप्रेशन जब इकोनॉमी डाउन गई तो ये अप नहीं हुई, और अप आने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, और यही चीज़ कीन्जियन ने बोला। उसके बाद 1929 के बाद जब डिप्रेशन आई तो यहाँ पर केन्जियन इकोनॉमिस्ट, तो क्लासिकल, नियो, फिर केन्जियन की बात करेंगे। ओके, इन्होंने, केन्जियन आप देख सकते हैं इनकी फोटो, इन्होंने जो थ्योरी दी थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में, जो कि इनके नाम ही है। जो फाउंडर ऑफ केन्जियन है वो जॉन, जिसको हम JM केन्स के नाम, जॉन मेडियार्ड केन्स के नाम से जानते हैं, इनकी फोटो देख लीजिए। ओके, तो इनका बुक जो था वो 1936 में इन्होंने बुक जो लिखी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट
अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी के बारे में, और ये ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये एमर्ज हुए। ओके, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करते थे, ये बोलते थे कि जो इकोनॉमी है अपने आप सही नहीं होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट की जरूरत होती है। अब तक जो सप्लाई की बात होती थी, ओके, क्लासिकल जो थे वो सिर्फ सप्लाई की बात करते थे, इन्होंने ओके क्लासिकल सिर्फ किस पे फोकस करते थे, एग्रीगेट सप्लाई। तो केन्स जब आए इन्होंने एग्रीगेट डिमांड, ओके, तो याद रखिएगा क्लासिकल बोलते थे कुछ भी इकोनॉमी में होता है तो सप्लाई से सही हो जाएगा, सप्लाई जो है वो मेडिसिन है। लेकिन केन्स बोलते थे नो, इकोनॉमी में कुछ भी ठीक होगा वो किससे ठीक होगा, डिमांड से। तो इनका मेडिसिन डिमांड था और क्लासिकल का मेडिसिन सप्लाई था। ओके, इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, वही क्लासिकल ने जब फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करी तो इन्होंने अंडर और ओवर एम्प्लॉयमेंट की बात करी। मैं क्लासिकल और केन्स का डिफरेंस भी आपको लेके आऊंगी, राइट। यहाँ पर इन्होंने फिस्कल और मॉनेटरी दोनों पॉलिसी की बात करी थी। इन्होंने बोला था बिजनेस साइकिल, ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, उसको सही करने के लिए मॉनेटरी प्लस फिस्कल दोनों की जरूरत है। बट केन्स भी की थ्योरी फेल हो गई। यस स्टूडेंट, फेल हो गई। कब फेल हुई, जब ऑयल शॉक आया, स्टैगफ्लेशन के नाम से जो है फिलिप्स कर्व फेल हो गई। कब हुई, 1970s में ऑयल शॉक आया, स्टैगफ्लेशन आया, और उस दौरान केन्जियन की इकोनॉमिस्ट जो है, केन्स की इकोनॉमी जो है, थ्योरी जो है, बेसिकली बोलते हैं थ्योरी, वो फेल हो गया। ओके, फेल हो गया। तो यहाँ पर केन्स ने किस किस चीज़ पे एम्फेसाइज किया है, एग्रीगेट डिमांड, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ओके, आउटपुट, इनकम के बारे में बात करी थी। ओके, इन्होंने एम्फसाइज मैक्रो इकोनॉमी, फोकसिंग एग्रीगेट डिमांड, इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमी आउटपुट और इन्फ्लेशन, इनके बारे में बात करी थी। ओके, यहाँ पर जे.एम. केन्स ने। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आप सभी को समझ आ रहा है स्टूडेंट, हमने क्लासिकल की बात करी, फिर न्यू NEO वाला, ओके, फिर हमने केन्स की बात करी। अब क्या हुआ कि 1970s में किनकी थ्योरी, इनकी थ्योरी फेल हो गई क्योंकि स्टैगफ्लेशन हुआ। उसके बाद मोनेटरिस्ट थ्योरी आई। ओके, मोनेटरिस्ट थ्योरी सभी को मालूम है, मिल्टन फ्रीडमैन, ये देख सकते हैं इनकी फोटो। ये इकोनॉमिस्ट आए, इन्होंने 1976 में नोबेल प्राइज भी विन किए, और ये बोलते थे भाई मनी जो है सब कुछ सही कर सकता है इकोनॉमी में। जहां सप्लाई बात करते थे क्लासिकल, डिमांड बात करते थे केन्स, ये बोलते थे मनी सप्लाई। ओके, मनी सप्लाई सही कर दो, सही हो जाएगा। ओके, तो इन्हों कब आए, ये एमर्ज हुए, स्टैगफ्लेशन जब आ गई थी तो इनके बाद ये आए। ओके, इन्होंने बोला गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट मतलब नो टू फिस्कल पॉलिसी, व्हाट, यस टू मॉनेटरी पॉलिसी। इन्होंने बोला मॉनेटरी सही है भाई, लेकिन फिस्कल पॉलिसी सही नहीं है। ओके, फिस्कल पॉलिसी नहीं चाहिए, मॉनेटरी फिर भी सही है, इन्होंने बोला। ये भी क्लासिकल की ज़्यादा फोकस करते थे, इन्हों फ्री मार्केट की बात करते थे, लेस गवर्नमेंट की बात करते थे। ओके, और यहाँ पर जो है इन्होंने गवर्नमेंट को इंटरवेंशन के बारे में नहीं करी। नोबेल प्राइज विनर भी हैं, यहाँ पर याद रखिएगा। मोनेटरिस्ट कब एमर्ज हुए, 1970s के दौरान। ओके, जब क्या हुआ, स्टैगफ्लेशन हुआ, जब जो है स्टैगफ्लेशन, ऑयल स्टॉक हुआ था, उसके बाद केन्स खत्म, फिर मोनेटरिस्ट आए। ओके, इन्होंने मनी सप्लाई पे ज़्यादा फोकस किया था, पॉइंट टू बी नोटेड। और भी क्या किया था, इन्होंने मनी सप्लाई पे बात करी थी, मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव पे बात करी थी। ओके, गवर्नमेंट पे बात नहीं करी थी। ये न्यू लिबरलिज्म, ये वर्ड याद रखिएगा, वेरी गुड, ये वर्ड बहुत अच्छा है, इसको याद रखिएगा, फैंसी वर्ड है न्यू लिबरलिज्म। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इन्होंने बोला था न्यू लिबरलिज्म मतलब जो लिमिटेड काम होगा वो गवर्नमेंट का। ओके, यहाँ पर इकोनॉमी में जो भी काम होगी वो लिमिटेड गवर्नमेंट की होगी, यहाँ पर मॉनेटरी मनी सप्लाई की ज़्यादा होगी। ओके, तो इन्होंने बात करी थी, तो ये क्लासिकल पे ज़्यादा इनका वो था, ठीक है, बेंडेड थे क्लासिकल, और केन्स को ये नहीं मानते थे। इस प्रकार से मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी, और कब आए थे, जब स्टैगफ्लेशन आई थी। ओके, तो
तो इस दौरान में ये एमर्ज हुए थे 1970s के दौरान। ओके चलिए, तो यहाँ पर आप सभी को समझ रहे हैं। चलिए अब क्रोनोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं न्यू न्यू है, क्या है न्यू, मतलब बोलने में न्यू है, न्यू न्यू क्लासिकल, नियो नहीं है, न्यू है, न्यू NEW वाले। ओके न्यू क्या, केन्जियन से पहले आ चुके थे। ये अब है मिल्टन फ्रीडमैन। रैशनल एक्सपेक्टेशन, नाम तो सुना ही होगा, वही चीज़ है। यस 1973 और 75 में जो रिसेशन आई थी, ऑयल क्राइसिस आया था, ओके और केन्जियन की थ्योरी फेल हो गई थी, तो इसी दौरान ये भी एमर्ज हुए थे न्यू क्लासिकल के 1970s में। रोबोट लुकास, इनकी फोटो आप देख सकते हैं। रोबोट लुका इनके जो हैं ज़्यादा फर्स्ट टाइम ये जो लेके आए थे न्यू क्लासिकल की। अब ये क्या है, कौन कौन है, लुकास, वॉलरेस, सार्जेंट और बैरो, ये 4 इकोनॉमिस्ट आपको न्यू क्लासिकल में देखने को मिलेंगे। इन्होंने किस किस पे फोकस किया, रैशनल एक्सपेक्टेशन। ओके 1970s के बाद ये भी एमर्ज हुए थी। रैशनल एक्सपेक्टेशन पे इन्होंने फोकस किया था। रैशनल एक्सपेक्टेशन क्या होता है स्टूडेंट, इसमें याद रखिएगा कि हमें सब पता है। ओके हम एक बार गलती कर सकते हैं लेकिन हम दोबारा गलती नहीं कर सकते। ओके तो रैशनल एक्सपेक्टेशन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि एक बार हम गलती कर सकते हैं, मतलब मान लो कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो एक बार अनएंटिसिपेटेड होता है, लेकिन जब हमें एंटिसिपेटेड होता है तो हम कोई गलती नहीं कर सकते। ये बोला था इन्होंने न्यू क्लासिकल, और रैशनल एक्सपेक्टेशन के नाम से इनकी फेमस हुई थी थ्योरी। ओके और ये कब एमर्ज हुए थे, जब ऑयल स्टॉक स्टैगफ्लेशन हुआ था उसी के दौरान। और आपको पता ही है फिलिप्स कर्व भी इन्होंने ही दिया था न्यू क्लासिकल, रैशनल एक्सपेक्टेशन हमें सब मालूम है। ओके फिर से ये लिख लीजिएगा, इन्होंने इस पे एम्फसाइज किया। चलिए आगे गाड़ी बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। अब जो है स्टूडेंट, अब क्रोनोलॉजी की बात करेंगे। इकोनॉमिस्ट की हमने बात करी। ओके यहाँ पर इनके बाद डिमांड की बाद में बात करेंगे। अब आ गए न्यू। ओके न्यू केन्जियन, समझ आ रहा है आप सभी को स्टूडेंट। न्यू तो क्लासिकल के बाद न्यू NEW वाले, फिर केन्स, फिर मोनेट्रिस्ट, फिर न्यू क्लासिकल NEW वाले। ओके फिर न्यू केन्जियन, मेन्यू कॉस्ट। ओके ये मेन्क्यू यहाँ पर इनकी फोटो आप देख सकते हैं, मेन्क्यू है जिन्होंने मेन्यू कॉस्ट दिया था। ये क्या होता है, कैसे होता है, हम सेपरेट इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे। ओके ये भी लेट 90s में इनकी जो है ये डेवलप्ड हुए थे, लेट 90s में। इन्होंने मेन्यू कॉस्ट, स्टिकी प्राइस, ओके स्टिकी प्राइस, वेज, बाउंडेड रैशनैलिटी के बारे में बात करी थी कि उन्होंने बोला था प्राइस जो होता है स्टिकी होता है, वेज जो होता है स्टिकी होता है, बाउंडेड लेबर के बारे में बात करी, बाउंडेड रैशनैलिटी के बारे में बात करी थी, मेन्यू कॉस्ट के बारे में बात करी थी। नो प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको सभी ये सारे डिफाइन करूंगी सेपरेट क्लास। ओके यहाँ पर सिर्फ आपको नाम बता रही हूँ, अवेयर करा रही हूँ। ओके तो आप सभी को समझ आ रहा है ये चीज़ थी। ओके आगे चलते हैं और भी मैक्रो इकोनॉमी में थ्योरी कब कब आई ये देखेंगे। ओके अब तक हमने इकोनॉमिस्ट के बारे में बात करी थी। ओके अब हम देखेंगे थ्योरीज, थोड़ा सा देखते हैं। पहले क्लासिकल आए, फिर कौन आए, न्यू क्लासिकल, फिर केन्स आए, केन्स के बाद मोनेट्रिस्ट की बात किया हमने, फिर न्यू जो रैशनल एक्सपेक्टेशन वाले थे वो आए, फिर आए न्यू केन्सियन जिन्होंने मेन्यू कॉस्ट, स्टिकी प्राइस, बाउंडेड रैशनैलिटी के बारे में बात करी। ओके 1970s, लेट 1970s मेन्यू कॉस्ट, मेन्क्यू जिनकी फोटो आप देख सकते हैं ये हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब हम थ्योरीज की क्रोनोलॉजी करेंगे। ओके सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी में कौन कौन से, सबसे पहले फिशर आए, फिर केन्स की थ्योरी आई, फिर आई आपकी यहाँ पर ज़्यादा बेटर से समझ आएगी, पहले आया कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच जो कि फिशर ने दिया था 1911 में, फिर कैश बैलेंस अप्रोच पिगू, मार्शल, रॉबर्टसन ने दिया था, और वहीं पर केन्स ने भी बात करी थी कैश बैलेंस अप्रोच में, उनका जो फॉर्मूला आया था याद होगा आप सभी को। इसके बाद केन्स की थ्योरी आई थी। ओके
केन्स की थ्योरी, डिमांड फॉर मनी जो आई थी केन्जियन थ्योरी, और उन्होंने स्पेकुलेशन के बारे में बात करी, प्रिकॉशनरी के बारे में बात करी थी वो। फिर आया स्टूडेंट रीस्टेटमेंट क्वांटिटी 1956 में फ्रीडमैन की आई थी। फिर आई बॉमल की थ्योरी, ओके यहाँ पर याद रखिएगा, पहले फ्रीडमैन की आई थी, फिर बॉमल की आई थी, फिर आई थी टॉबिन की, बहुत बार पूछ लेते हैं। और जो बॉमल, ओके बॉमल जो है, बॉमुल और जो टॉबिन है इसको पोस्ट केन्जियन भी नाम बोलते हैं। ओके आपको जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो पोस्ट केन्जियन के नाम से आएगा, इसको याद रखिएगा, पोस्ट केन्जियन के नाम से आएगा। रियल बैलेंस इफेक्ट इसके बाद में इन्होंने डॉन पेटिंकिन 1956 में इन्होंने भी दिया था। तो याद रखिएगा, कैश ट्रांजैक्शन, कैश बैलेंस, ट्रांजैक्शन पहले, फिर बैलेंस, फिर केन्स की थ्योरी, फिर फ्रीडमैन की थ्योरी, फिर आई बॉमल, टॉबिन और रियल बैलेंस इफेक्ट। ओके हम बात करेंगे जहां पर क्लासिकल डाइकोटमी के बारे में बात करी थी, रियल बैलेंस इफेक्ट डॉन पेटिंकिन ने हम बात करेंगे। ओके थ्योरी सारे मैं आपको कराऊंगी। फिर ISLM की बात करें तो हिग्स ने दिया था 1937 में, ये देख सकते हैं इनकी फोटो, हिग्स ने दिया था। ISLM, IS जो होता है ये आपका गुड मार्केट में होता है और LM आपका मनी मार्केट में होता है। इसकी हम बहुत अच्छे से थ्योरी करेंगे। ISLM 1937 में दिया है। फिर फिलिप्स कर्व के बारे में आप क्रोनोलॉजी बताती हूँ, राइट, सुनिएगा। फिलिप्स कर्व आई 1958 में। ओके यहाँ पर AW फिलिप्स के द्वारा दिया गया था और इन्होंने बोला था नेगेटिव रिलेशन थ्योरी मैं कराऊंगी। ओके फिर उसके बाद फ्रीडमैन आए। ओके लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व दिया है फ्रीडमैन ने। पहले फिलिप्स कर्व किनके द्वारा आया था, AW फिलिप्स 1950। फिर उसके बाद फ्रीडमैन के द्वारा आया था लॉन्ग टर्म फिलिप्स कर्व, और फिर रैशनल एक्सपेक्टेशन के बारे में आया था फिलिप्स कर्व, रैशनल एक्सपेक्टेशन फिलिप्स कर्व, जो कि रॉबर्ट लुकास, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ओके इन्होंने 1995 में नोबेल प्राइज जो है इन्होंने जीता भी था। तो याद रखिएगा रॉबर्ट लुकास के नाम से ये आया था फिलिप्स कर्व। तो 3 फिलिप्स कर्व याद रखिएगा, AW फिलिप्स, उसके बाद फ्रीडमैन और फेल्स। ओके फेल्स हैं ये, फ्रीडमैन ये हैं, फेल्स ये हैं। ओके फेल्स याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर रैशनल एक्सपेक्टेशन, न्यू NEW वाले, न्यू क्लासिकल रैशनल एक्सपेक्टेशन। फिर मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, बहुत डिफिकल्ट लगता है, इसके बारे में बात करेंगे। 1960s में मुंडल फ्लेमिंग मॉडल आई थी, जहाँ पर ISLM और BOP के बारे में बात हुई थी। ओके BOP में फिक्स क्या होता है, ओके फ्लेक्सिबल क्या होता है, उसमें ISLM क्या वर्क करती है, उसके बारे में बात की थी मुंडल फ्लेमिंग 1960s में। फिर बात करते हैं स्टूडेंट एक्सिलरेटर। ओके एक्सिलरेटर क्या होता है, JB क्लार्क के द्वारा 1970s में दिया गया था। सबसे पहले कौन, JB क्लार्क ने दिया था। उसके बाद फर्दर डेवलप्ड बाय हिग्स, सैमुअलसन, उसके बाद हेरड ने अपने बिजनेस साइकिल में यूज़ किया था। तो याद रखिएगा सबसे पहले एक्सिलरेटर किन्होंने दिया था, JB क्लार्क, इनकी फोटो है 1970s में। फर्दर डेवलप किया था हिग्स, सैमुअलसन और हेरड ने अपनी बिजनेस साइकिल में यूज़ किया था। ठीक है फिर स्टूडेंट मल्टीप्लायर की बात करें तो यहाँ पर मल्टीप्लायर सबसे पहले, जिनको हम एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं, यहाँ पर खान के द्वारा दिया गया था। ओके इनकी थोड़ी सी फोटो ब्लर मिल नहीं रही थी, तो खान के द्वारा दिया गया था। ओके उसके बाद याद रखिएगा, अगर आपसे पूछते हैं एम्प्लॉयर मल्टीप्लायर, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर खान के द्वारा, FA खान के द्वारा दिया गया था। उसके बाद केन्स ने, ओके हम मल्टीप्लायर आते ही हमें केन्स का नाम याद आता है, नो स्टूडेंट, केन्स ने पहले नहीं दिया था, उन्होंने फर्दर इसको डेवलप्ड किया था, अपने कंसेप्ट में यूज़ किया था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में। ओके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में यूज़ किया था, बट अगर आप बात करेंगे तो मल्टीप्लायर पहले ही खान के द्वारा लेके आया था। ओके जिनको हम एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं। उसके बाद केन्स ने यूज़ किया था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो याद रखिएगा सबसे पहले अगर पूछे तो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर
किसने दिया था, और उसके बाद अगर आपसे पूछे तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसने दिया था। फिर बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन। ये तो भर भर के क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे हुआ था। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस केन्स के द्वारा 1936 में पहली बार दिया गया। उसके बाद लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, ओके, पहले इनकम हाइपोथेसिस डुजनवेरी के द्वारा 1949 में दिया गया। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस एंडो मोडिग्लानी 1950s में दिया गया। फिर परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस 1957 में। तो हमने फ्रीडमैन की बात, अब देखिए फ्रीडमैन की बात हमने कहाँ करी, सबसे पहले हमने डिमांड फॉर मनी में करी, फिलिप्स कर्व में भी इनका कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन में भी इनका कंट्रीब्यूशन है, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1957 में, जो कि हमने पहले भी बात करी थी। तो ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कंजम्पशन फंक्शन से। फिर बिजनेस साइकिल, इसमें 11 से 12 थ्योरी है, इसको भी मैं कराऊंगी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, शुम्पीटर, ओके, सबसे पहले शुम्पीटर 1911 में, फिर मोनेट्रिस्ट, ओके, R.G. हॉट्रे के द्वारा दिया गया था। ओवर इन्वेस्टमेंट हयाक, ओके, लिखा हुआ नहीं है, हयाक के द्वारा दिया था, इसको नोट कर लेंगे। सैमुअल्सन मॉडल आई थी जहां पर एक्सीलरेटर और मल्टीप्लायर दोनों यूज किया था इन्होंने 1934 में। फिर केन्स ने भी बिजनेस साइकिल जो है दिया है थ्योरी 1936 में। फिर कैल्डर ने भी दिया है, ओके, यहाँ पर कैल्डर ने भी बिजनेस साइकिल, और इनका बिजनेस साइकिल लीनियर और नॉन लीनियर के फॉर्म में दिया था 1940 में। फिर हिक्स ने भी दिया है अपनी बिजनेस साइकिल 1950s में। तो बहुत सारी थ्योरीज है, ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। ये स्टूडेंट थोड़ा सा मैंने आपको टेलीग्राम पे इसको शेयर कर दिया है, जो भी स्टूडेंट नहीं ज्वाइन है, जो ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये याद रखिएगा, कुछ इकोनॉमिस्ट अगर आपको पता होना चाहिए तो एडम स्मिथ कब आए, ओके, यहाँ पर केन्स देखिए 1936 में, बहुत सारे जेबॉन्स कब आए, कब कार्ल मार्क्स कब आए, मिल्टन फ्रीडमैन कब आए, जोसेफ स्टिग्लर्स कब आए, यहाँ पर एल्फ्रेड मार्शल कब आए, जियोन वॉलरस कब आए, ये सब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि मैंने अभी टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। जो ये लेक्चर मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है स्टूडेंट। तो ओवरऑल अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो ओवरऑल अब आपको कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि क्लासिकल, न्यू क्लासिकल क्या है। बहुत डाउट होता है स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट थी तो मुझे भी बहुत डाउट था, बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद ये आपको मैं प्रेजेंट कर रही हूँ स्टूडेंट। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, राइट। तो यहाँ पर आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, बट सफ़र जारी रहेगा। मैं आपके लिए न्यू जो है चैप्टर, नई चीज़ लेके आऊँगी। अगर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन। ओके, तो चैनल पर नए होंगे तो भूल के जाते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।